और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिंगडोंग अपने कल्टीवेशन से बाहर आ चुका था और ये डिवाइन पहले सपना बना चुका था। हुआन वान भी इस चीज को फील कर ली थी। अब आगे लिंगडोंग के आने के बावजूद ये जो कियोटिक डेमन सी का अलायंस था, इन्हें पूरे यूमो को खत्म करने में 5 दिन लग जाते हैं और जो थोड़ा बहुत इनका डेमोनिक की रहता है उसे प्यूरिफाई करने में लंबा समय निकल जाता है। और जिनलियान के आदेश कियोटिक डेमन सी का आधा टीम फोरजुआन रीजन की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर ये लोग डेविल सी रीजन से फाइट करने वाले थे और डेमन रीजन के भी लोग वहां पर पहुंच चुके थे। और लिंगडोंग फोरजुआन रीजन, जो कि वेस्टर्न जुआन रीजन के काफी करीब था, वहां पर निकल जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है, ईस्टर्न जुआन रीजन और सदर्न रीजन के बीच का जो एरिया था उसे दिखाया जाता है और यही पर फोरजुआन रीजन की अलायंस चीफ यानी किंगटान रहती है, जो इन सभी को ट्रेनिंग करवा रही थी। इसके बगल में किंगजू भी खड़ी थी सफेद ड्रेस में। इसके बॉडी में कुछ अलग ही फ्लक्चुएशन पहले से थे। किंगजू इस समय फ्लक्चुएशन फील करती और राइट साइड में देखती है और ये लोग यीमो आर्मी थे। आर्मी के लोग थोड़ा सा पैनिक करते हैं, पर किंगटान और किंगजू इन्हें समझाती हैं, क्योंकि अब तक कियोटिक डेमन सी के भी लोग इन्हें दिखने लगे थे। और इनके आगे लिंगडोंग था। इसे देखते ही किंगटान काफी ज्यादा खुश हो जाती है और लिंगडोंग को देखकर ये भी थोड़ा अच्छा फील करती है, पर एज यूजुअल कुछ वैसा फीलिंग दिखाती नहीं है। लिंगडोंग आने के बाद किंगटान से थोड़ा बातें करता है और इनसे ये यहाँ के मैटर्स के बारे में पूछता है। इनका जो अलायंस का हाल था, खास करके वेस्टर्न जुआन रीजन, वो हार चुका था। तो ये कहता कोई नहीं, कियोटिक डेमन सी की आर्मी आ गई है तो अब ये शायद काफी होगा। किंगटान भी हाँ में सर हिला देती है। अब लिंगडोंग किंगजू के पास जाता है, पर अलग ही फ्लक्चुएशन ये फील करता है और थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि किंगजू का जो कल्टीवेशन लेवल था ये इसे फील भी नहीं कर पा रहा था। किंगजू कहती है सेंस करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने अपने युवान पावर को हमेशा के लिए त्याग दिया है। लिंगडोंग चौंक जाता है, मतलब तुम कर क्या रही हो फिर? पर लिंगडोंग अब इसकी बॉडी में एक फेमिलियर पावर फील कर रहा था, जो कि था जेनिथ पावर। अब किंगजू बताती है कि बस मैं अब जेनिथ पावर पर ही फोकस कर रही हूँ और ये कहती कि मुझे मालूम नहीं कि मेरा कल्टीवेशन लेवल क्या है, पर मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। लिंगडोंग को पहली बार पता चला था कि मेंटल पावर या युवान पावर के अलावा भी एक अलग रास्ता है। किंगजू सच में एक जीनियस थी और काफी बोल्ड मूव था इसका कि बाकी पावर्स को छोड़ के बस जेनिथ पावर को मास्टर करना, जैसे कि अपने नारुतो में गाय सेंसे टाइजुत्सु को प्रैक्टिस करते हैं, कुछ वैसा। हालांकि ये पावर अलग है। जेनिथ पावर को सेंस करने की एक प्योर हार्ट चाहिए और मैं उसमें अच्छी हूँ, ऐसा किंगजू कहती है। लिंगडोंग बस अपने नाक को रगड़ रहा था। किंगजू कहती कि यहाँ पर अलायंस संभाल लेगा, तुम जाके उससे मिलो। लिंगडोंग कहता है उससे? ये बोलती है हुआन वान। लिंगडोंग समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। किंगजू बताती नहीं है, कहती तुम खुद जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। लिंगडोंग का दिल काफी तेजी से धड़कने लगता है और यहाँ से ये तुरंत ही हुआन वान की तरफ बढ़ता है। अब ये वेस्टर्न जुआन रीजन की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर शायद हुआन वान थी। हुआन वान इस समय माउंटेन पीक पर चुपचाप बैठी हुई थी। आंखें इसकी बंद तो नहीं थी, पर हाथों में इसने ग्लव्स पहन रखे थे और इसके एब्सेंट माइंड को अब फ्लेम मास्टर वगैरह और बाकी लोग भी फील कर सकते थे। फ्लेम मास्टर भी अब समझ जाते हैं कि लिंगडोंग कल्टीवेशन से बाहर आ चुका है। हुआन वान को पूरा न्यूज़ ये बताते हैं। डार्कनेस मास्टर कहती अगर ये डेमन रीजन वाले और फोरजुआन रीजन मिल करके वो जो डेविल प्रिजन है उसे हरा दे तो हम वेस्टर्न जुआन रीजन पर पूरी तरह से अटैक कर सकते हैं। थंडर मास्टर कहते हैं पर ये डेविल प्रिजन वाले काफी शांत हैं, कुछ तो बड़ा कर रहे हैं। हुआन वान कहती है अगर ऐसा मैटर आया तो हम उनके सोल को बुला सकते हैं और ये लोग तैयारी करने ही जा रहे थे। अब ये किसकी सोल के सम्मन करने की बात कर रहे थे, शायद ये लाइफ एंड डेथ मास्टर की बात कर रहे थे। तभी डार्कनेस मास्टर कहती है फिलहाल हम ऐसा नहीं कर सकते। फ्लेम मास्टर वगैरह भी अब एक डायरेक्शन में देखते हैं। हुआन वान थोड़ा सीरियस हो जाती है। स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और यहाँ पर लिंगडोंग प्रकट होता है और सबको ग्रीट करता है। सभी लोग इस समय लिंगडोंग को देखकर सरप्राइज थे कि तुमने डिवाइन पैलेस बना लिया। सभी लोग शॉक्ड थे, क्योंकि आइस मास्टर के अलावा यहाँ पर कोई नहीं था जो कि डिवाइन पैलेस को बना पाया था। बाकी लोग हाफ डिवाइन पैलेस लेवल पर ही थे। लिंगडोंग कहता है बस मैं लकी था। डार्कनेस मास्टर जब देखती तो बाकियों से कहती हम लोग चलते हैं, लिंगडोंग और तुम बातें करो। वन वन समझ गई थी, पैनिक भी कर रही थी, पर ये कुछ नहीं कर पाती क्योंकि ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। लिंगडोंग अब हुआन वान को घूरता है और इसे करीब जाता है। हुआन वान 1-2 कदम पीछे हटने लगती है। लिंगडोंग कहता है क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं अपने कल्टीवेशन से बाहर आ गया? हुआन वान की आंखें अब थोड़ा बहुत फ्लिकर कर रही थी। लिंगडोंग कहता है मेरी तरफ देखो। ये अपने हाथों से हुआन वान की चिन को उठाता है, यानी फेस को अपनी तरफ उठा के दिखाता है। हुआन वान को समझ में नहीं आता लड़का कर क्या रहा है। हुआन वान भी अब कह देती कि कांग्रेचुलेशन, तुमने डिवाइन पैलेस बना लिया है। इसका ये एक फेक स्माइल था। अब जब तक ये कुछ बोलती लिंगडोंग सीधे इसके हाथ को पकड़ लेता है और जैसे इसके हाथ को पकड़ता है एक अलग ही लेवल का चिलनेस ये फील करता है। ये तुरंत ही हाथ छोड़ता है और कहता है ये क्या है, मुझे अपना हाथ दिखाओ। ये कहता है कि ग्लव्स उतारो। हुआन वान भी अब कुछ कर नहीं सकती। लिंगडोंग इसके ग्लव्स उतारता है और जब ये देखता है तो इसका दिल ही दहल जाता है। हुआन वान के हाथ आइस की तरह एकदम हो चुके थे और लिंगडोंग जब इसे टच करता है तो ऐसा लग रहा था इसके अंदर का ऑरा भी सप्रेस होने लगा हो। ये पूछ देता है ये क्या है?
हुआन वान कुछ बोलती नहीं। अब लिंगडोंग कहता है तो ये तुमको एंसेस्ट्रल सिटाडेल खोलने के कारण हुआ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं वहां जाता ही नहीं। हुआन वान भी कहती है एग्जैक्टली, अगर मैं बता देती तो तुम जाते ही नहीं। लिंगडोंग कहता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं तुम्हें ये डिसाइड नहीं करना चाहिए था। हुआन वान कहती है अगर तुम जाते या नहीं जाते मुझे सिटाडेल तो खोलना ही था, तो क्योंकि बाकी लोग मारे जा सकते थे। लिंगडोंग इससे गुस्से में कहता है तुम्हें दुनिया का मसीहा क्यों बनना है, हीरो क्यों बनना है। हुआन वान कहती कि डेविल प्रिजन वाले दुनिया को मार दे और मैं देखते कैसे रह सकती हूँ। लिंगडोंग कहता है ठीक है तुम्हें सेवियर ही बनना है ना, जाओ अकेले बनो, अब मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुआन वान इसे लुक देती है, इसका बॉडी कांप रहा था और तुरंत ही इसके आंसू भी अब गिरने लगते हैं। अब ये भी रोते हुए कहती है ठीक है फिर मेरी चिंता मत करना। इसकी सांस भी थोड़ी उखड़ने लगती है। लिंगडोंग जब भी देखता है कि ये कांप रही है ये तुरंत ही इसको हक कर लेता है। हुआन वान डॉज करने की कोशिश करती है पर लिंगडोंग कस के इसको पकड़ लेता है। ये कोशिश करके भी छुड़ा नहीं पा रही थी और लिंगडोंग इसे गुस्से में कहता है हिलो मत। हुआन वान कहती तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। लिंगडोंग अब इस समय इसे किस भी करने लगता है और जैसे ही दोनों के लिप्स एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं मानो समय ही रुक सा गया हो। हुआन वान चौंक से जाती, पहली बार शायद लिंगडोंग ने इसे किस किया था। इसके चेहरे पर एक एम्बैरेसमेंट और ब्लश एक साथ थे, दोनों माउंटेन पर किस कर रहे थे और लंबे समय बाद अलग होते हैं। हुआन वान जब रिकवर होती है तो लिंगडोंग को थोड़ा गुस्से में दूर ठेल देती है। लिंगडोंग इसके कानों में बोलता है तुम पहले जैसी एकदम लग रही थी, यानी आइस मास्टर जैसा। मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम एकदम जैसे मैं तुमसे पहली बार मिला था, जैसा तुम गुस्सा करती थी कुछ अभी वैसा ही की तुमने। हुआन वान भी फिर से इसके गले लग जाती है और कहती कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी पर यही ऑप्शन ही था। लिंगडोंग भी अब थोड़ा सा उदास फील करता है और कहता कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट तो करूंगा ही। हुआन वान भी अब स्माइल कर रही थी और कहती है तुमने इतना बोल दिया ना, मैं अब काफी संतुष्ट। माउंटेन पर ये दोनों फिगर्स एक दूसरे को हक कर रहे थे तो एम्बैरेसमेंट के कारण हुआन वान पीछे हट जाती और कहती उन लोगों ने हमें देख लिया होगा। लिंगडोंग कहता है तुम पहले जैसे एकदम एक्ट कर रही हो, देखने दो क्या फर्क पड़ता है। फिर अब हुआन वान बताती कि हम सोल समनिंग करने वाले। लिंगडोंग पूछता है किसको बुला रहे हो। हुआन वान बताती कि सीनियर सिस्टर उनका और अब स्टेबलाइज हो चुका है और हमें अब बैटल भी तो करना है डेविल प्रिजन वालों से, तो उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। लिंगडोंग पूछता है फर्स्ट सीनियर सिस्टर मतलब वो सबसे बड़ी थी, तो ये बताती कि हाँ लाइफ और डेथ मास्टर सबसे बड़ी थी। इसको पता नहीं था, ये बोलता है वो तो मर गई थी ना, और मूल इंसान उन्हीं के कारण तो उनका जो एंसेस्ट्रल सिंबल था वो जन्म ली थी, और तुम ऐसा फोर्सफुली बुलाओगी मान लो वो जिंदा भी है तो कहीं उन्हें नुकसान न हो जाए। पर हुआन वान बोलती कि वो सक्सेसफुली रिइंकार्नेट हो चुकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हुआन वान इससे कहती है हम सोल समनिंग शुरू कर रहे हैं तो हमें गार्ड करना, और इस समय फ्लेम मास्टर और बाकी लोग आ जाते। अब जब लिंगडोंग इन्हें देखता है तो थोड़ा खांसता है, ये समझ जाता है कि हुआन वान जो कह रही थी इन लोगों ने देख लिया था। सभी अपनी युवान पावर को रिलीज कर और एक फॉर्मेशन टाइप कुछ बना, और इसमें से एक ब्लैक और व्हाइट लाइट बाहर निकलती है जिसमें कि एक मिस्टीरियस फ्लक्चुएशन था। ये 6 लोग शांत थे। लिंगडोंग इन्हें देख रहा था, कुछ वैसा अनयूजुअल दिखा नहीं था। अब ये सोच रहा कि अब जो प्रकट होंगे वो लाइफ और डेथ मास्टर होंगे, कि ये कौन है, इनसे अभी तक मैं मिला नहीं हूँ। लाइफ और डेथ मास्टर को बुलाने में 10 दिन निकल जाते हैं क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा था। वहीं दूसरी तरफ इन 10 दिनों के दौरान डेमन रीजन और फोर्स वन रीजन और साथ में क्योटिक डेमन सी मिलके फाइट कर रहे थे, और ये फाइट एक ब्लड बैटल जैसा था। और इस बैटल में यीमो आर्मी अब हारना भी शुरू कर चुकी थी, और इस समय इनकी तरफ एक बादल बढ़ रहा था यीमो क्लाउड का, जो कि पहले से भी काफी खतरनाक था। पर अभी भी ये जो तीनों आर्मी थी अब क्योंकि इनको हरा चुकी थी तो वेस्टर्न जुआन रीजन में ये आगे बढ़ने लगते हैं। अब शायद ये निर्णायक बैटल था जो होने वाला था। इधर लिंगडोंग इन चीजों को देख रहा था कि आखिरी बैटल अब शुरू होने वाला है, और इनके पास कोई सिंबल एंसेस्टर जैसा एक लेजेंडरी फिगर भी नहीं है, तो क्या होगा। 15 दिन हो चुके थे। हुआन वान अभी तक लाइफ और डेथ मास्टर को बुला नहीं पाई थी, कहीं वो रिइंकार्नेट हुई है कि नहीं। लिंगडोंग ऐसा सोचने लगता है, पर इस समय इस फॉर्मेशन से एक डेजलिंग लाइट आसमान की तरफ जाता है। हुआन वान अब अपनी आंखें खोल लेती है। इसकी आंखों में भी थोड़ा सा एंग्जाइटी था, क्योंकि अगर ये लाइट भी लाइफ और डेथ मास्टर को नहीं बुला पाई मतलब ये लोग फेल्ड हो चुके हैं। अब ये वेट कर रहे थे कि उस लाइट से कुछ रेस्पॉन्स आता है कि नहीं। इधर दूर में जो ग्रेट डेजोलेट प्रोविंस वहां पर ये लाइट पहुंचती है। एक छोटी सी बच्ची इस लाइट को देखती और ये काफी खुश थी। ये लड़की इस समय खेल रही थी और इस लाइट को देखकर ये उसकी तरफ देखती है। इसके चेहरे पर एक पेनफुल एक्सप्रेशन पहली बार आता है, मतलब इसके पास्ट में जो भी घटनाएं हुई थी वो धीरे धीरे अब इसे याद आने लगती है, और इसके ऊपर एक बादल ब्लैक और व्हाइट मिक्स पावर बनने लगता है, जस्ट लाइक लाइफ एंड डेथ। इसके तरफ एक लड़की दौड़ के आती और कहती है लिटिल गर्ल यिनियन ये तुम्हें क्या हो रहा है। यिनियन जो कि वो कपड़ा पहनती ऊपर में 2 सींग निकले रहते थे, इतना खतरनाक हो रहा है इसके पास। जियांगजू थोड़ा सा पैनिक कर जाती है। यिनियन जियांगजू के पास आके कहती है थैंक यू एल्डर सिस्टर। जियांगजू पूछती कि क्या तुम मेरी वही छोटी बहन हो। यिनियन कहती है हाँ मेरा पुराने मेमोरीज वापस आ चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी इन मेमोरीज को भूल जाऊंगी, मैं आपके लिए अभी भी यिनियन हूँ, और साथ में लाइफ एंड डेथ मास्टर भी। जियांगजू चौंक जाती कि लाइफ एंड डेथ मास्टर मतलब तुम उनकी रिइंकार्नेटर हो जो 8 एंशिएंट मास्टर्स में से एक है। जियांगजू समझ जाती है
ये पूछती क्या तुम जा रही हो। ये बताती कि वहाँ पर एक भयंकर बैटल हो रहा है डेविल प्रेजेंस से फाइट करने के लिए, तो मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं उन सबकी बड़ी बहन हूँ। और उसके बाद येनिन कहती है एल्डर सिस्टर, मैं वो मैटर निपटाने के बाद आपके पास वापस आ जाऊंगी, ठीक है ना। जियांग जो कुछ बोलती नहीं है फिर भी हाँ में सर हिला देती है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और उसके बाद ये उसी डायरेक्शन में निकल जाती है। लिंगडंग उस लाइट बीम की तरफ देखता है और उस लाइट बीम के थ्रू एक लड़की आती है छोटी सी। इसे देखते ही ये चौंक जाता है, इसको विश्वास नहीं होता कि तुम येनिन, तुम हो लाइफ और डेथ मास्टर। येनिन इसको एक स्वीट स्माइल देती है और सीधा पहले हुआन वान के करीब जाती है। इसकी आंखों को ये दिखता है पहले लिंगडंग, जो कि एकदम डीप ब्लैक और व्हाइट पावर मिक्स थी, लाइफ एंड डेथ हो रहा मिक्स। इसे लगा नहीं था कि ये लड़की येनिन, जिसको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, ये लाइफ और डेथ मास्टर होगी। इसके एक्सप्रेशन अभी भी कॉम्प्लिकेटेड थे। येनिन इसकी तरफ देखकर स्माइल करती है कि रिइंकार्नेशन रीबर्थ के जैसा नहीं है, बेसिकली हमारी मेमोरीज अब मर्ज हो जाएंगी, मैं येनिन भी रहूंगी और साथ में एल्डर सिस्टर भी। लिंगडंग बस अपने सर खुजा रहा था। अब येनिन बाकियों को देखकर कहती है तुम्हारी बड़ी बहन आ चुकी, क्या तुम लोग मुझे मिस कर रहे थे। स्पेशल मास्टर तो काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं बिग सिस्टर, ये छोटा सा बच्चा वाला रूप आपका काफी अच्छा लग रहा है। और ये तुरंत ही येनिन के बाल को हल्का सा खींचने लगते हैं। तभी येनिन को गुस्सा आता है और तुरंत इनका कान ये उखाड़ने लगती है और कहती है मैं अभी भी तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम अपने मैनर्स भूल गए, मैंने तुमको सिखाया था ना। फ्लेम मास्टर वगैरह कहते हैं कि आप सच में हमारी बिग सिस्टर हो, पहले जैसी बिल्कुल, आपका ज्ञान देना बंद नहीं होगा। उसके बाद लाइफ और डेथ मास्टर उस डबल सप्रेसिंग प्रिजन की तरफ देखती है और कहती लगता है मैंने जिसे सप्रेस किया था इन हीमोस को वो मिल ही गया। फिर इनकी बातें होती कि हमको लगा नहीं था कि एक वर्ल्ड वॉर फिर से होगा। पर लाइफ और डेथ मास्टर कहती चलो टीचर नहीं है तो उनका हीमो एम्परर भी नहीं है, तो शायद हम इस बैटल को जीत भी जाए और हमें इस बार उन्हें पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। फ्लेम मास्टर कहते हैं 2 दिन में पूरा अलायंस पहुंच जाएगा, उसके बाद हम बैटल करेंगे। इधर येनिन यानी कि अपनी लाइफ और डेथ मास्टर लिंगडोंग को बिग ब्रदर कह के बुला रही थी। लिंगडोंग कहता अब तो मुझे बिग ब्रदर मत बोलो। लाइफ और डेथ मास्टर हंसती है, फिर कहती तुम सच में काफी कैपेबल हो, मेरी आइस क्वीन जैसी बहन तुमने पिघला लिया। कौन सा टेक्निक तुमने यूज किया। वन वन थोड़ा सा चीखती है कि बहन। लाइफ और डेथ मास्टर कहती है ठीक है, इस मैटर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर ये लिंगडोंग से कहती कि तुमने सच में डिवाइन पैलेस बना लिया, तुम जूनियर सिस्टर से बिल्कुल भी कम नहीं हो। उसके बाद लाइफ और डेथ मास्टर वन वन को अपनी तरफ खींचती है और थोड़ा दूर ले जाती है और बाकियों से कहती मुझे इससे कुछ बात करना है। उसके बाद ये दूर लाने के बाद वन वन से कहती है तुम अपने पावर को सप्रेस कर रही हो है ना। वन वन हाँ में सर हिलाती है। फिर लाइफ और डेथ मास्टर, अपन इन्हें डेथ मास्टर ही बुलाएंगे, नाम थोड़ा लंबा हो जा रहा है। ये कहती है कि देखो जूनियर सिस्टर, अगर तुम अपने पावर को सप्रेस करोगी तो हेवन सीड किंग को नहीं हरा पाओगी और तुम्हारे अलावा उसे कोई हरा भी नहीं सकता। वन वन कहती है इनसे बातें करते हुए कितना अच्छा होता अगर ये इमोज होते ही नहीं तो मुझे अपने पावर को अवकन भी नहीं करना पड़ता। अब मेरा पावर जागेगा तो मेरे इमोशंस पहले जैसे हो जाएंगे। इसके आंखों में भी एक एक्सप्रेशन था कॉम्प्लिकेटेड। डेथ मास्टर भी कहती है हाँ ये बर्डन तो तुम्हें ही झेलना है, काश इसे हम सब मिलकर हैंडल कर पाते। पर ये कहती कोई बात नहीं, इस बार हम ही जीतेंगे। अब इधर 2 दिन बीत चुके थे। 300 मील की दूरी से अब येमोज ऑरा को फील किया जा सकता था। लिंगडोंग और ये सातों एंशिएंट मास्टर एक माउंटेन पीक पर खड़े थे और इनके पास में अलायंस आर्मी के कुछ लोग आते हैं। सबसे पहले लिंगडोंग को दिखता है एक मेटल टावर लाइक फिगर, ये तो अपना लिटिल फ्लेम। लिंगडोंग इसे देखते ही काफी खुश हो जाता है, पर इसकी बॉडी से जो फ्लक्चुएशन ये फील करता है ये हैरान था। लिटिल फ्लेम की बॉडी में हल्का सा फेंट पर्पल ग्लो था और लिंगडोंग इसके अंदर एक एंसेस्ट्रल सिंबल को फील करता है और ये था कियोस एंसेस्ट्रल सिंबल। कियोस मास्टर हंसते हुए कहते हैं अब लिटिल फ्लेम बताता है कि 1 साल पहले मुझे कियोस एंसेस्ट्रल सिंबल का एक्नॉलेजमेंट मिल गया था और लिटिल फ्लेम भी अब रिइंकार्नेशन लेवल पर एडवांस कर चुका था, तो अगर ये ट्रू किंग हीमो से भी फाइट करे तो बैटल लड़ सकता था। इसके बगल में एक ब्लैक क्लॉथ मैन जो कि काफी हैंडसम था वो खड़ा था। ये थे अपने ग्रैंडपा मार्टिन जो कि पूरे डेमन रीजन अलायंस चीफ थे। दोनों एक दूसरे को स्माइल देते हैं। तभी ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं कोई और भी है जो तुमसे मिलना चाहता है और इनके पीछे से एक काफी सुंदर लड़की आती है। लिंगडोंग इसे देखते ही पहचान जाता है, ये थी जेन किंग, 9 टेल ट्राइब की वो लड़की जिसे इसने इनहेरिटेंस दिलाने में मदद किया। जेन किंग इसे फिर से ग्रीट करती है और लॉर्ड लिंगडोंग बोलती है इस लड़की की हंसी पे ही कितने लोग फिदा हो जाए। ये लड़की भी अब रिइंकार्नेशन 1 टर्बुलेशन को पार कर चुकी थी। अब आप खुद ही सोच के देख सकते हो। इसकी जो एंसेस्टर थी उसके पीछे डेवोरिंग मास्टर फिदा थे। मतलब 9 टेल ट्राइब की लड़कियां काफी सुंदर होती हैं। और भी पीछे से लोग आते हैं जैसे किंग टान, किंग सू, जिनलियान, लॉर्ड किंगजी और इनकी बातें होती कि मिस जिनलियान आपको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। वन वन कहती है ठीक है फिर तैयारी हो गई है तो चलते हैं और वेस्टर्न जुआन रीजन पर अटैक करते हैं। वेस्टर्न जुआन रीजन इसका हालत काफी खराब था। अगर देखा जाए तो यहाँ बस डेमोनिक ऑरा और केवल डेमोनिक ऑरा देखा जा सकता था और इसके अंदर में बहुत सारे ह्यूमंस फंसे हुए थे। ये अपने घरों में चिपके बैठे थे क्योंकि इस पूरे रीजन पर ईमोज ने कब्जा कर लिया था। इन लोगों को लग रहा था कि अब इनकी मृत्यु काफी करीब है। तभी ये दूर में कई सारे पावरफुल इंसानों को आते हुए देखते हैं और थोड़ी बहुत इन्हें अब उम्मीद होती है और इनको देखकर
इनके आंसू भी अब बहने लगे थे। यीमो आर्मी जो इनके पीछे आ रही थी अब रुक जाती है और पीछे भागने लगती है, क्योंकि ये जो आर्मी आ रही थी इसके आगे में लिंगडोंग वगैरह थे। लोगों को भी पता था कि ये अलायंस आर्मी है, तो हमें भी इनके साथ हो जाना चाहिए, इसी बहाने हम बच भी जाएंगे। और कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारे भाई लोग मारे जा चुके हैं, तो इस बैटल में हम भी भाग लेंगे, मारे जाएंगे तो भी कोई अफसोस नहीं है। और इन्फॉर्मेशन जिनलियान के पास पहले से था कि वेस्टर्न जुआन रीजन में जो इनकी मेन आर्मी है, जो टॉप लेवल के एक्सपर्ट है, वो वेस्टर्न जुआन सेक्टर में रुके हुए हैं, उनके हेडक्वार्टर में, यानी कि 10th किंग 8 ये लोग। और वहां पर बिल्कुल भी मूवमेंट भी नहीं हो रहा है। फ्लेम मास्टर कहते हैं शायद वो लोग हमसे डर रहे हैं, पर लाइफ और डेथ मास्टर कहते हैं नहीं, पिछले बार हम इसलिए जीत गए थे क्योंकि हमारे टीचर ने अपना रिइंकार्नेशन जला दिया था। इस बार हमें कैसे भी करके जीतना है। और मुझे लग रहा है वो लोग प्लानिंग करके बैठे हैं। और इनकी आर्मी जिनलियान के हिसाब से 2 दिन में वेस्टर्न जुआन ग्रेट डेजर्ट पहुंच जाएगी, जहां पर शायद वो बैटल होने वाला था। अब इधर जो वेस्टर्न सिटी थी उसके बीच में एक ब्लैक टावर को दिखाया जाता है, जो कि 10,000 फीट साइज का था। और इसके आसपास 2 ब्लैक फिगर्स बैठे हुए थे और इनकी ऑरा भी काफी खतरनाक थी। और ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब वो लोग आ रहे हैं। इनके जो सबसे ऊपर बैठा था वो था हेवन किंग। इसके चेहरे पर एक हल्का सा विकेट स्माइल था। हम तो उनका वेट ही कर रहे हैं। और ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस बार इन्हें हराकर हमें अब छुपना नहीं पड़ेगा। हेवन किंग कहता है क्या तुम सभी तैयार हो? इसके बाकी साथी आए करके चिल्लाते हैं, आए कैप्टन। ये कहता है फिर वेरी वेल, चलो फिर मजे करते हैं। अब इस समय डेजर्ट वाले पैलेस को दिखाया जाता है। यहाँ पर धीरे धीरे डेमोनिक ऑरा चारों तरफ फैलने लगती है। पर इस समय इसकी तरफ इंसान भी बढ़ रहे थे और डेमोनिक की को पीछे भेजते जा रहे थे। जिनलियान के अच्छे नेतृत्व के कारण इनकी आर्मी काफी ट्रेंड हो गई थी और बैटल कोऑर्डिनेशन भी इनका काफी बेहतरीन था। धीरे धीरे यहाँ के डेमोनिक की को भी ये पीछे खदेड़ दिए थे और डेजर्ट रीजन में पूरी अलायंस पहुंच चुकी थी। और अभी तक इन्हें कोई पावरफुल बंदा मिलता नहीं है। पर डेजर्ट के आगे एकदम बीच में तो एक काफी बड़ी सिटी दिख रही थी। शायद यहीं पर ये लोग थे जहाँ से एक फ्राइटनिंग हो रहा। अब लिंगडोंग वगैरह जो पीछे खड़े थे वो फील कर सकते थे। और एक ब्लैक रोब फिगर आसमान में उड़ के आता है और कहता है मैं काफी समय से तुम लोगों का वेट कर रहा था, फाइनली तुम लोग आ ही गए। 1-1 वगैरह इस इंसान को देखते ये था हेवन किंग। हेवन किंग भी कहता कि आइस मास्टर काफी अनएक्सपेक्टेड है कि 10,000 साल हो गए हमें मिले हुए और तुम पहले जैसे अभी भी काफी खूबसूरत हो। फिर ये कहता है अगर मैं सीखूं तो मुझे बैटल करना ही नहीं है, क्यों ना हम इस बैटल को ऐसे ही जाने दें। डेथ मास्टर कहती है मजाक मत कर, हर बार का तुम्हारा ये नौटंकी है। हेवन किंग कहता है क्यों ना तुम ये क्रैक्स ओपन कर दो और हम अपने यूनिवर्स में वापस लौट जाएं, यानी अपने प्लेनेट पर। फ्लेम मास्टर कहते तुम लोग प्योरीफाई हो जाओगे, उसके बाद चले जाना। हेवन किंग कहते तुम पहले जैसे अभी भी रूड हो। अब इनकी थोड़ी बहुत बहस चलती है। सेकंड किंग भी बीच में कुछ बोलता है। हेवन किंग कहता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे और कहता है डेविल प्रिजन बाहर आ जाओ। और जैसे कुछ हैंड साइन मूव कर नीचे से जमीन फटता है और कई सारे ईमोज बाहर निकलते हैं। ये सब डेविल प्रिजन में लंबे समय से सप्रेस थे और इनकी आर्मी भी ये जो 3 ग्रेट अलायंस आर्मी थी उससे बिल्कुल भी कमजोर नहीं कही जा सकती। डेथ मास्टर भी कहती है मतलब सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि इनकी नजर अब कॉस्मिक एविल किंग पर भी पड़ती है। 1-1 इस समय देखती है और जिनलियान मार्टिन किंग्जो ड्रैगन गॉड किंग्जी से कहती कि जो टॉप लेवल के लोग हैं इन्हें हम संभालते और डेविल प्रिजन को आप लोग संभालिए। सभी मान जाते हैं। ये एक डिसाइसिव बैटल था, जो जीतेगा पृथ्वी उसका होगा। फाइनली ये फाइट शुरू हो जाती है। हेवन किंग भी कहते हैं कि डेविल प्रिजन वाले सबको मार दो, तभी हमारे एम्परर का विश पूरा होगा। 1-1 भी कहती चलो हम भी लोग अटैक करते हैं और इसकी नजर सीधा हेवन किंग पर थी। हेवन किंग 1-1 को देखकर स्माइल करता है और कहता है कि आइस मास्टर फिलहाल के कंडीशन के हिसाब से तुम मेरी मैच नहीं हो। 1-1 चुप रहती है। ये थोड़ा सा पीछे हटती है और लिंगडोंग के पास खड़ी हो जाती है और तुरंत ही इस माहौल में भी ये लिंगडोंग को आकर के किस कर लेती है। और इस समय इसके कोल्ड की काफी तेजी से बढ़ने शुरू होते हैं। 1-1 के बाद अब धीरे धीरे आइसी ब्लू कलर के होने लगते हैं और खतरनाक हो रहा। लिंगडोंग ने पहली बार 1-1 के इस पावर को देखा था और ये लिंगडोंग से सॉरी बोलती। अब ये पीछे हटती। इस समय इसने अपने व्हाइट ग्लव्स भी हटा दिए थे। इसके हाथ पर कई सारे आइस सिंबल्स बने हुए थे। 1-1 हेवन किंग की तरफ देखते, आंखों में इसके बिल्कुल भी इमोशन नहीं था और कहती ये बैटल अब मुझे जल्दी से खत्म करना है। लिंगडोंग भी पहली बार 1-1 को देखता है। शायद अब इसे आइस मास्टर कहा जा सकता है, यानी ये अपने फुल पावर को जगा चुकी। ये कहता क्यों तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। ये शब्द जैसे ये सुनती 1-1 जो कि आगे बढ़ रही थी ये रुक जाती है। हेवन किंग जब ये सीन देखा तो लिंगडोंग को देखकर स्माइल करता है और कहता है तुम्हें कारण जानना है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब ये आगे आता है। ये अपने डेमोनिक ऑरा को रिलीज करता है और इसके भी पावर को शब्दों में बयां कर पाना शायद मुश्किल था। और इसका डेमोनिक ऑरा इवन 1-1 का जो कोल्ड ऑरा था उसे भी ब्लॉक कर दे रहा था। पूरा वर्ल्ड इसके डेमोनिक ऑरा के कारण कांप रहा था। लिंगडोंग समझ जाता है कि इसलिए 1-1 को अपने पावर को रिलीज करना पड़ा। हेवन किंग पूरा रिकवरी कर चुका था। फ्लेम मास्टर थोड़े अब सीरियस हो जाते हैं और ये कहता है हेवन किंग
कि अगर ये मुझे नहीं रोक पाई तो तुम सभी मारे जाओगे। इसके चेहरे पर एक स्माइल था। लिंगडोंग कहता ठीक है, अब मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ। ये तुरंत ही अपने डिवाइन पैलेस यानी मेंटल पावर को रिलीज करता है। अब जैसे ही अपने पावर को रिलीज कर रहा था, एक आईसी कोल्ड आवाज इसके कानों में आती है कि तुम इसके मैच नहीं हो। लिंगडोंग वन वन जो इसकी तरफ अपने हाथ बढ़ा रही थी उसे झटक देता है। लिंगडोंग के बॉडी से एक बार लाइट निकलती और हेवन किंग के सामने पलक झपकते ही प्रकट हो जाता है और तुरंत 1,00,000 ड्रैगन टैटूज ये बनाता है और एक पंच हेवन किंग की तरफ दे मारता है। हेवन किंग कहता है तुम सच में काफी स्किल्ड हो, पर ये काफी नहीं है। इसके चेहरे पर एक फेंट स्माइल था। हेवन किंग बस अपने हाथ को मूव कर और 2 ब्लैक लाइट निकलती और लिंगडोंग का ये जो अटैक था इसे तुरंत ही ब्रेक कर देती। हेवन किंग के भी चेहरे पर एक विशिष्ट स्माइल थी। ये समझ रहा था कि लिंगडोंग काफी टैलेंटेड बंदा है, फ्यूचर में ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, इसे जल्दी से मारना ही सही होगा। इस अटैक को डिसॉल्व करने के बाद ये आगे आता है और अपने 2 उंगलियों में डेमोनिक क्रिस्टल्स को कंडेंस करता है। लिंगडोंग इसके अटैक को देखता है। अब इस समय इसके भी बॉडी से 3 लाइट अलग अलग निकलती और इसका हाथ पूरा लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। इसमें तीनों एंसेस्ट्रल सिंबल के पावर मिक्स थे। लिंगडोंग ये अटैक तो मारता है, पर हेवन किंग का अटैक इससे ज्यादा खतरनाक था और ये 10-12 कदम पीछे हट जाता है। हेवन किंग भी हैरान था। इसका अटैक जो कि इवन फ्लेम मास्टर को भी सप्रेस कर दे, बस लिंगडोंग को 10-12 कदम पीछे ही ढकेल पाया था। ये फिर से गायब होकर के लिंगडोंग के सामने प्रकट होता है। अब ये जैसे ही अटैक करने वाला था, एक आईसी ब्लू फिगर लिंगडोंग के सामने प्रकट होती और हेवन किंग से सीधा हेड ऑन फाइट करने लगती है। इसका कोल्ड ऑरा और उसका डेमोनिक ऑरा एक दूसरे से टकराता है। पूरा स्पेस इस समय वाइब्रेट कर रहा था और दोनों इस समय 2-3 कदम पीछे हटने पर मजबूर थे। हेवन किंग स्माइल करता है और कहता है आइस मास्टर तुम इतनी अपसेट क्यों हो? ये कहता है कि मैं उसे बस बता रहा था कि क्यों तुम्हें अपने पूरे पावर को रिलीज करने की जरूरत है। वन वन कहती है तुम इतने क्वालिफाइड नहीं हो, लगता है लास्ट टाइम का स्टोरी भूल गए तुम। हेवन किंग कहती तुम्हें मैं पहली बार इतना गुस्सा करते हुए देख रहा हूँ, नहीं तो पहले तो तुम कुछ बोलती भी नहीं थी। वन वन कहती पहले पीछे पलटती और लिंगडोंग से कहती फालतू में फाइट मत करो, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। अब लिंगडोंग वैसे कह देता है ठीक है जैसा करना है करो। इस समय लिंगडोंग के चेहरे पर एक अलग ही परेशानी, हुआन वान का इमोशन पूरी तरह से लग रहा था फ्रीज हो चुका है। हुआन वान अब अपने इमोशंस को काम कर और उसके चेहरे पर एक स्माइल था, पर किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। पहली बार इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट हुआन वान के अंदर था। ये तुरंत ही एक आइस स्पीयर बनाती और हेवन किंग की तरफ बढ़ जाती। हेवन किंग कहता है लगता है तुम सच भूल चुकी हो, और ये भी अपने डेमोनिक ऑरा के साथ बढ़ता है। इधर लाइफ और डेथ मास्टर बाकी सभी लोग भी अपने अपने फाइट में उलझ जाते। डेथ मास्टर सेकंड किंग से फाइट कर रही थी। कियोस मास्टर का फाइट एविल डेविल किंग कॉस्मिक किंग से हो रहा था। थर्ड किंग का फाइट लिंगडोंग की तरफ ये बढ़ जाता है और ये कहता है क्यों ना मैं तुम्हें पहले मार दूं। थर्ड किंग भी कहता है तुम्हारा मेंटल पावर डिवाइन पैलेस मास्टर लेवल पर। लिंगडोंग भी फ्लेम मास्टर से कहता है इससे मैं फाइट करूंगा। थर्ड किंग खुश होता है कि चलो अब इसको तो मैं मार दूंगा। थर्ड किंग भी अब इससे कहता है कि तुम सच में काफी टैलेंटेड हो, 1 साल के अंदर तुमने डिवाइन पैलेस भी बना लिया। लिंगडोंग के दोनों हाथ इसमें लिक्विड फॉर्म में थे। दोनों आर्म्स में ये तीनों एंसेस्ट्रल सिंबल के पावर यूज कर रहा था। लिंगडोंग मूव करता है, अचानक से ये फोर्थ होकागे के जैसा टेलीपोर्ट करता है और थर्ड किंग के सामने प्रकट होता है। हालांकि लिंगडोंग का स्ट्रेंथ बढ़ गया था, पर थर्ड किंग भी नॉर्मल बंदा नहीं था। लिंगडोंग के फीस्ट और उसके पाम एक दूसरे से टकराते और दोनों 2-2 कदम पीछे हटने पर मजबूर थे। लिंगडोंग अपने तीनों एंसेस्ट्रल सिंबल के पावर से एक बैटल आर्मर भी बना लेता है। दोनों का फाइट अलग ही लेवल पर चल रहा था। यहाँ का अगर कोई माहौल देखे तो बैटल कराई को साफ साफ सुन सकता था। कई लोगों की चीखें आ रही थी, कोई मर रहा था, कोई खुशी में चिल्ला रहा था किसी को मारने के बाद। अब लिंगडोंग भी थर्ड किंग के बराबर माना जा सकता था जब से डिवाइन पैलेस लेवल पर पहुंच गया था। दोनों बस बातें पंचेज में घूसे में कर रहे थे। अगर इसके ग्रीन ड्रैगन मेटलाइज ड्रैगन स्किल की बात की जाए जो कि खुद किंगजी ने बनाया था, उसमें भी मास्टरी लेवल में लिंगडोंग किंगजी से भी ऊपर जा चुका था। इधर थर्ड किंग एक खतरनाक अटैक डोर ऑफ द ब्लैक डेविल डेमन पाम अटैक लिंगडोंग की तरफ बढ़ाता है। लिंगडोंग के हाथों में इसका एम्परर का सेप्टर था और सीधा इस डोर पर यह अटैक कर देता है। एक हाथ से सेप्टर को मारा था, वहीं दूसरी हाथ से थर्ड किंग पर एक थ्रस्ट अटैक मारता है। थर्ड किंग काफी दूर जाके इस समय गिरता है और इसका वो जो डोर अटैक था लिंगडोंग के सेप्टर ने ब्रेक कर दिया था और लिंगडोंग इस मौके का फायदा उठाकर अपने सेप्टर से 10-12 अटैक थर्ड किंग की बॉडी पर दे देता है। थर्ड किंग काफी ज्यादा अब जख्मी हो चुका था। ये भी गुस्से में एक पंच मारता है लिंगडोंग पर, जिस पर पूरी तरह से डेमोनिक ऑरा कवर्ड थी और इसमें इसने अपने स्ट्रेंथ को फुल पावर तक यूज किया था और लिंगडोंग भी इस अटैक के कारण उड़ते हुए काफी पीछे जाके गिरता है। अगर इसका आर्मर नहीं हो तो शायद ये अच्छा खासा इंजर्ड होता, फिर भी इसके अंदर का मानो ब्लड उबलने सा लगा हो। थर्ड किंग का डेविल आर्मर लिंगडोंग तोड़ चुका था। थर्ड किंग अब कहता है कि हमारा मेन गोल आज फाइट करने का नहीं, पर तुमसे पीट करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब लिंगडोंग सोचता है मतलब तुम लोग फाइट नहीं करना चाहते थे। थर्ड किंग स्माइल कर रहा था। थर्ड किंग कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, वो जो 3 ट्रैश थे युआन गेट के जिन्हें तुमने आखिर में हराया था, पर मुझे लगा नहीं था तुम्हारे जैसा चीटी इस लेवल पर पहुंच जाएगा। लिंगडोंग देख रहा था थर्ड किंग अब बकवास कर रहा था। अब ये कहता है कि लेकिन अब मैं
तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये पावर दिखाता है और बोलता है इसको मुझे मेरे एम्परर ने दिया था, ईमो एम्परर ने। इसे कहते हैं प्रेजेंट डेविल आई। और ये कहते हैं एक बार तो मैंने चुप करके सिंबल एंसेस्टर पर भी इसे अटैक कर दिया था। फिर ये कहता है अगर इससे तुम मारे जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं। थर्ड किंग अब अपने डेमोनिक ऑरा को कंडेंस करता है और कई सारे डेमोनिक ऑरा के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इसके आर्म पर यानी पाम पर ये पावर फोकस होती है और एक छोटा सा आंख बनता है जिसको हम एविल आई कह सकते हैं, जिसमें एविल रिपल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। थर्ड किंग अब स्माइल कर रहा था और इस अटैक एविल आई बॉल को लिंगडोंग की तरफ बढ़ा देता है। पूरा स्पेस कोलैप्स करते हुए ये आई बॉल आगे बढ़ता है। लिंगडोंग इस अटैक को देखकर ये भी थोड़ा चिंतित था क्योंकि फ्लक्चुएशंस सच में काफी टेरिफाइंग थे। इसके बॉडी से एक फॉर्मेशन बाहर निकलता है और तुरंत ही 10,000 फीट का हो जाता है। ये था एंशिएंट फॉर्मेशन, यूनिवर्स फॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं। थर्ड किंग भी चौंक जाता है कि एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन, ये तुम्हारे पास। यूनिवर्स फॉर्मेशन अब रिवॉल्व कर रहा था। डेमोनिक किंग जो उस आई बॉल से निकल रही वो आगे भी मूव नहीं कर पा रही थी और इसमें लिंगडोंग अपना युवान पावर भेजता है, मेंटल पावर भेजता है और एक हाथ जायंट हैंड जो के साथ एंशिएंट टाइम का होगा ये उसे बनाता है। ये जायंट हैंड जो लिंगडोंग ने एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन से बनाया था उस आई बॉल से जाके टकराता है। थर्ड किंग हंस रहा था। इसका जो थर्ड आई अभी तक बंद था यानी वो एविल आई वो खुल जाता है और डायरेक्टली उस जायंट यूनिवर्स हैंड से टकराने लगता है। चारों तरफ ये फ्लक्चुएशंस फैल रहे थे और थोड़ी समय लिंगडोंग का ये जो यूनिवर्स हैंड था वो पूरी तरह से शैटर्ड हो जाता है। पर जैसे ही हाथ टूटता है एक डिवाइन लाइट यहाँ पर प्रकट होती है। ये लिंगडोंग का डिवाइन पैलेस, एविल रे ऑफ लाइट इस डिवाइन हैंड से टकराती, सॉरी डिवाइन पैलेस। पर इस समय ये जो डिवाइन पैलेस था जो कि 10,000 फीट का होगा, इसके ऊपर एक बंदा खड़ा था जिसके हाथों में तीर और धनुष थे और इसके तीर में इस बार 3 कलर मिक्स थे, मतलब तीनों एंसेस्ट्रल सिंबल के पावर प्लस मेंटल एनर्जी और दूसरी एनर्जी केओस एनर्जी यानी प्रीमल केओस जेनिथ। लिंगडोंग के हाथों से इसमें ब्लड भी बह रहा था और ये इस तीर को छोड़ देता है। ये जो एरो लिंगडोंग ने बनाया था ये इसके पूरे पावर कंडेंस फॉर्म था। बहुत सारे लोग इस एनर्जी को देखकर शॉक्ड थे। एविल रे ऑफ लाइट जैसे ही इस एरो से टकराती है ये गायब हो जाती है। थर्ड आई यानी एविल आई बॉल उससे जाके फिर ये एरो टकराती। थर्ड किंग अब इस समय चीखने चिल्लाने लगता है, बॉडी से इसके ब्लड बाहर आने लगता है। एविल आई अब डिम होना शुरू हो गई थी। डिवाइन पैलेस भी इधर गायब हो जाता है। लिंगडोंग देखता है कि थर्ड किंग अभी भी क्यों चिल्ला रहा है, ये इंजर्ड है पर इतना भी ज्यादा नहीं। इधर हेवन किंग जो कि फाइट कर रहा था थोड़ा पीछे हटता है। इसके भी कपड़े अब थोड़े फट चुके थे 1-1 के बैटल के कारण। ये भी थर्ड किंग की तरफ देखता है जो कि चीख रहा था। हेवन किंग अब 1-1 की तरफ देखकर स्माइल देता है। हेवन किंग कहता है कि ओल्ड 3 यानी थर्ड किंग को मुझे लगा नहीं था कि तुम पहले इंजर्ड हो जाओगे। थर्ड किंग अपने खून को पोंछता है और हंसने लगता है और लिंगडोंग से कहता है तुम सच में काफी टैलेंटेड हो। मुझे लगा था कि मुझे लंबा फाइट करना पड़ेगा पर तुमने तो मुझे काफी जल्दी इंजर्ड कर दी। लिंगडोंग सोच रहा था ये बकवास क्या कर रहा है। हेवन किंग भी कहता है ये फाइट अब खत्म। थंडरबोल्ट मास्टर भी कहते हैं बकवास मत करो और फाइट करो। इधर हेवन किंग हंस रहा और कहता है कि थर्ड क्योंकि तुम हार चुके तो तुम उसे पहले ओपन करो। थर्ड किंग स्माइल कर ये तुरंत ही आसमान में पलथी मारकर बैठ जाता है। इसके बॉडी से निकलने वाला ब्लैक ब्लड पहले से भी ज्यादा कंडेंस हो जाता है। लिंगडोंग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। ये तुरंत ही अपने लाइटनिंग सेप्टर थर्ड किंग पर अटैक कर देता है और लिंगडोंग का सेप्टर थर्ड किंग आर पार मार के निकल जाता। मतलब ये मर चुका था। अलायंस वालों को विश्वास नहीं हो रहा कि कुछ तो गड़बड़ है। थर्ड किंग जिसके बॉडी से और ज्यादा ब्लड बह रहा था ये स्माइल कह रहा था और लिंगडोंग को एक लुक देता है। लिंगडोंग का दिल कांप जाता है। लिंगडोंग समझ जाता है ये पीछे गायब होकर के हटता है। इधर थर्ड किंग की बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। हेवन किंग इधर हंस रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं। थर्ड किंग अपने बॉडी को एक्सप्लोड कर दिया। हेवन किंग स्माइल करता और कहता है कि 10,000 साल के हमारे प्लान को अब देखो, मैंने पहले ही कहा था तुम लोग ये वॉर हार जाओ। हेवन किंग गायब हो जाता है। नीचे की जमीन उसमें दरार आने लगे थे। एक डेमोनिक फिगर इस जमीन को चीरते हुए बाहर निकल। लिंगडोंग इसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि जो डेमोनिक फिगर अभी प्रकट हुआ था ये काफी खतरनाक लग रहा था। इसकी थर्ड आई भी थी इसको हम डेविल आई कह सकते हैं। 1-1 देखती है और कहती है ये तो डेविल एम्परर का अवतार है। हेवन किंग कहता है कि दावत चालू हो चुकी, सभी के लिए हेल्प करने के लिए शुक्रिया। इधर डेविल प्रिजन के जो लोग थे एक के बाद एक खुद को एक्सप्लोड करते जाते हैं और ये जो एम्परर का अवतार प्रकट हुआ उसमें इनका ऑरा मर्ज होने लगता है। इस समय पूरा वर्ल्ड अंधकार में मानो छा गया हो। हेवन किंग ऊपर के एक बंदे की तरफ देखता है और कहता है अब तुम्हारी बारी। और भी जो सीड किंग्स थे यानी शायद 7th 8th जो भी होंगे मुझे नहीं मालूम, ये भी अपने को एक्सप्लोर कर देते हैं। एंशिएंट मास्टर इनको समझ में नहीं आ रहा था ये ईमोज अपने को एक्सप्लोर क्यों करते जा रहे हैं, ये क्या प्लान कर रहे हैं। हेवन किंग इस समय ऊपर में अकेला था और ये स्माइल कर रहा था हुआन की तरफ देखकर। हुआन इसकी तरफ देखती है और कहती मैं समझ रही हूँ तुम डेविल एम्परर के अवतार को एक्टिवेट कर रहे हो जो कि यीमो एम्परर के करीब माने जा सकते हैं क्योंकि ये उन्हीं का अवतार है। पर बिना यीमो एम्परर ब्लड और फ्लैश के यानी चमड़ी के इसे पूरा नहीं किया जा सकता। 1-1 कहती कुछ भी कर लो तुम ही हारोगे। हेवन किंग कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। उसके बाद हेवन किंग स्माइल कर और कहता है आइस मास्टर लगता है तुम भूल गए कि एक बार तुम्हारे सिंबल एंसेस्टर ने हमारे यीमो एम्परर के एक हाथ को काट दिया था उनको सील करने से पहले। 1-1 चौंक जाती है। ये कहता है हाँ सही गेस की और वो हाथ इसी वर्ल्ड में है। हेवन किंग कहता है तुम्हारे सिंबल एंसेस्टर भी हमारे यीमो एम्परर के लेवल के नहीं थे
और जैसे हेवन किंग ये कहता है कि हैंड ऑफ द एम्परर, प्लीज अपनी पोजीशन लीजिए। ईस्टर्न जुआन रीजन के एक जगह एक धरती कांपने लगती और डेमोनिक की इसमें बाहर निकलती और सीधा इस वेस्टर्न जुआन रीजन की तरफ बढ़ती है। इस डेमोनिक ऑरा के बीच में एक हाथ था जो कि सफेद रंग और उसमें ब्लैक पावर मिक्स था। तो भाइयों, स्टोरी